इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत समरूप समझ में आना चाहिए। कौन सा वर्ड हम बोला? समरूप। समरूप वर्ड। तो पहले हम थोड़ा सा इस पर बात कर लें। समरूप, समरूपता क्या चीज होता है वो तो हम लोगों को अध्याय 6 में अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी में, अपने किताब में, है ना। लेकिन पहले थोड़ा सा बात हो जाना चाहिए समरूप। ऐसे भी देखो, जनरली हम यहां पर इस प्रकार से खड़े हैं, है ना। अगर हम इस तरह से मुड़ जाएं और बिल्कुल एक व्यक्ति मेरे ही तरह आकर के खड़ा हो जाए, ऐसी आकृतियों को समरूप कहा जाता है। एक तो हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे, चेहरा से नहीं, हाव भाव से लग रहा हो देखने में कि वो हम ही हैं, तो ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है? समरूप। जैसे चंद्रमा और सूर्य दोनों एक चीज नहीं है, दोनों दो चीज है। एक ही चीज है ना, दोनों दो चीज है, लेकिन दोनों का शेप अगर देखा जाए तो एक जैसा लगता है देखने में, एक जैसा लगता है देखने में। कैसे वर्ड है ना, उसको समरूप बोलते हैं। और अगर एक सूर्य हो और उसी के साथ एक और सूर्य हो, दोनों एक हम है, मेरी ही शक्ल का, मेरी ही साइज का एक और बंदा यहां के खड़ा हो जाए, इसको समरूप नहीं बोलते, इसको सर्वांग सम बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? सर्वांग सम का मतलब होता है हू बहू एक समान दिखना, और समरूप का मतलब होता है सिर्फ एक समान लगना, दिखना और लगना। ठीक है बात यहां तक? एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ। दोनों त्रिभुज को अगर हम ऑब्जर्व करें, एक त्रिभुज का नाम है एबीसी, दूसरे का नाम है पीक्यूआर। साफ लग रहा है कि दोनों त्रिभुज एक समान तो होंगे नहीं, दोनों की लंबाइयां अलग अलग होंगी। ये ज्यादा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, है कि नहीं? नहीं, हाँ हाँ, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, है ना। लेकिन नियम ये देखो क्या बना, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 है और ये 60 है। तो दोनों त्रिभुज के कोण बराबर हैं, यानी इसके भुजाओं का जो झुकाव होगा वो बराबर है। कोण बराबर का मतलब क्या है? दोनों ये कोण का जो झुकाव है, दोनों एंगल, दोनों रेखा का, यहां पर भी दोनों रेखा का जो झुकाव होगा वो क्या है? आपस में बराबर। ऐसी आकृतियां ध्यान से देखोगे, कोण बराबर है, कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। सर्वांग सम नहीं है, ये समरूप है। सर्वांग सम कैसे हो सकते हैं? भुजा बराबर थोड़ी ना है। तो जब दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप। ये वाला सिंबल इनके साथ लगेगा, यानी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों समरूप होगा? एंगल एंगल से। एंगल एंगल का मतलब कोण दोनों के आपस में क्या हो गए? बराबर। तुम 3 बार एंगल 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 लिख सकते हो, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाबू थोड़ा सा तो लॉजिक होना ही चाहिए आदमी के पास कि अगर दो त्रिभुज हैं और उसके दो कोण आपस में बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आया? तो दो त्रिभुज, बस और भी है लेकिन हम बस एक ही देखेंगे क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना, हम अभी ज्यामिति थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपना, हमको बस अपने काम से मतलब है। काम यह है कि हम यहां पर भी त्रिभुज को ढूंढेंगे और यह बात तय करेंगे कि दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हैं अथवा नहीं। और कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। और अगर त्रिभुज समरूप है तो ये वाला सिंबल लगेगा, तुम देख सकते हो, है ना। दूसरा जरूरी बात, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजा किसे कहेंगे? अगर इसका इस तरफ से लिए हो तो इसका भी इस तरफ वाला लेना पड़ेगा, इसका बेस लिए हो इसका भी बेस लेना पड़ेगा। समझ में आया? उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। अनुपातिक का मतलब होता है बटे में। अगर हम पहले इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसकी भुजा कौन है? ए बी, तो इसके संगत कौन सी भुजा होगी? पी क्यू, बटे में होगी। ये बिल्कुल बराबर होगा किसके? अगर इसका हम बेस उठाए हैं बी सी, तो उसका भी हमको बेस लेना पड़ेगा क्यू आर, वो भी आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार से तीसरा वाला अगर हम उठाएंगे ए सी बटा इधर से कौन उठेगा? पी आर, वो बराबर होगा। समझ में आया बात? अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ठीक हो गया बात? संगत भुजा से सर आपका क्या तात्पर्य है? बाबू एक का लेफ्ट तो इसका भी लेफ्ट, एक का बेस दूसरे का बेस, एक का राइट तो दूसरे का भी राइट। इस बात का ख्याल रखते हुए कि पहले अगर आप त्रिभुज एबीसी का नाम लिए हैं तो ऊपर में उसी त्रिभुज की भुजा आएगी, बाद में अगर आप त्रिभुज पीक्यूआर का नाम लिए हैं तो फिर पीक्यूआर की भुजा आएगी। पहले पढ़ा बात? कोई दिक्कत यहां तक? अभी हम क्या बोल रहे हैं? हम
इन तस्वीरों में, इसमें या इसमें, इसमें या इसमें, है ना, क्या ढूंढेंगे? त्रिभुज। फिर क्या करेंगे? समरूप। उसके बाद भुजा को अनुपातिक। समरूप अपने मन से नहीं बोल सकते समरूप होगा, चेक करके हमको दर्शाना है कि देखो ये कोण बराबर आए हैं तो ये समरूप होंगे, और अगर ये समरूप हैं तब भुजा अनुपात में होगा। समझ में आई बात? हाँ, ज्यामिति में अपने मन से कोई काम नहीं करते बाबू, अपने मन से नहीं भरा, तो उसमें रेफरेंस देना पड़ता है कि किस आधार पर आप ऐसा कह पा रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे, इसको बिठा देते हैं, है ना। हम आएगा पूरा विश्लेषण कर देंगे, बोले ना कि एक बनाना है, दोनों क्लियर करेंगे, काम करेंगे। ये प्रकाश किरण आ रही है ना, इससे ये जा रही है ना, ये बिल्कुल बीच में है ना, आने वाली को अपतित, जाने वाली को परावर्तित, बीच में अभिलंब। ठीक है, इसका मतलब है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसको हम आर बोल सकते हैं। अभिषेक बच्चन, लाइट ऑफ कर देगा बाबू वाला बल्ब को, बस अब तुम लोग सिर्फ इधर देखोगे, ठीक है ना। ये दो बात समझ में आया बाबू? ये वाली प्रकाश किरण आई और ये लौटी, तो यहां पे पहले हम बनाते हैं ना, आने वाली को आई और जाने वाली को आर, और ये बीच वाला जो लाइन है जो प्रधान अक्ष है दर्पण का, वो बिहेव किसकी तरह कर रहा है? अभिलंब की तरह। यहां भी देखो, ये प्रकाश किरण आई, टकरा करके लौट गई, बीच में ये खींचा हुआ है अभिलंब, तो ये हो गया आई और ये हो गया, दिख रहा है हमको? हमको दिखा, ठीक। और क्या करना है भाई? और तो कुछ नहीं है, बाकी जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। चलो पहले देखो हम क्या लिख रहे हैं, हमको दो त्रिभुज ढूंढना है, और त्रिभुज समरूप साबित करने के लिए त्रिभुज देखने में भी तो लगे कम से कम सिमिलर जैसा, तब ना चुनाव करें। देखो यहां पर हम इस, अब हम फोटो गंदा कर सकते हैं क्योंकि आप फोटो बना चुके हैं, ठीक है। हम इस त्रिभुज का चुनाव किए हैं, देखो दिखा त्रिभुज कौन सा? ओ क्यू सी और ओ डैश क्यू डैश सी। अब जैसे ही तुम इस त्रिभुज का चुनाव, सर आप इस त्रिभुज का चुनाव क्यों किए? हमने देखो दोनों त्रिभुज एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, वो है सी, चेक करो ना, है ना, सी जुड़ा हुआ। इसका मतलब है कि कुछ इसके अंदर से निकलेगा, बड़ा आसान तरीके से। समझ में आ रहा है बात? अब नीचे देखो फोटो, ऊपर में क्या बना? कौन सा त्रिभुज चुना है? त्रिभुज, पहले किसका नाम दे रहे हैं? ओ क्यू सी एवं त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश सी में, क्योंकि हम इस त्रिभुज में चलने वाले हैं और इस त्रिभुज में हम चल करके समरूप साबित करेंगे दोनों को, अगर हुआ तो, और उसके बाद इनकी भुजाएं अनुपात में जाएंगी। अब नीचे देखो, क्या वैसे ही त्रिभुज वैसा कोई रिलेशन बना रहा है? ओ क्यू सी, ओ क्यू सी, देख बाबू ध्यान से, ओ क्यू सी बड़ा वाला त्रिभुज दिखा, ये देखो यहां ओ क्यू सी दिख रहा है, और दूसरा है ओ डैश क्यू डैश सी, ये देखो यहां छोटा सा ओ डैश क्यू डैश सी, यहां देखो दिखा। हाँ यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, एक त्रिभुज बना है ओ क्यू सी और दूसरा त्रिभुज बना है सी ओ डैश क्यू डैश, दिख गया। अब हम इनको समरूप, अच्छा इसका चुनाव क्यों हुआ? देखो नहीं लग रहा एक जैसा देखने में, तो शायद ये समरूप साबित हो जाए, इस वजह से हम इसको ऐसा काम किए। ठीक है सर, अच्छा तो चलो साबित करते हैं। देखो बाबू, क्या हम कह सकते हैं कि कोण ओ सी क्यू यानी ये वाला कोण और कोण ओ डैश सी क्यू डैश यानी ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे शीर्ष अभिमुख कोण से, कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से नीचे आ जाओ, जो नाम दिए, कौन सा कोण हम देखो यहां पे, क्या नाम दिया अभी? कोण ओ सी क्यू बराबर कोण ओ डैश सी क्यू डैश बराबर होंगे किससे? तो ये शीर्ष अभिमुख है। सही है बात यहां तक? अब वही चीज नीचे देखो ना, ओ सी क्यू, देखो यहां पे ओ सी क्यू और कौन है? ओ डैश सी क्यू, नहीं ये तो नहीं हुआ, शीर्ष अभिमुख नहीं हुआ, फिर कौन सा कोण बनेगा ये?
कौन सा कोण बोल रहे हैं बाबू यहां पर? ओ सी क्यू बराबर कोण ओ डैश सी क्यू डैश। भाई बराबर तो लिखना पड़ेगा ना बाबू। यहां अगर बराबर दिए हो, क्योंकि यहां तुम देख सकते हो कि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर हो रहे हैं? शीर्षाभिमुख। बट यहां पर तो शीर्षाभिमुख नहीं बन रहा। देखो ना, ओ डैश सी क्यू, सॉरी ओ सी क्यू और ओ डैश सी क्यू डैश शीर्षाभिमुख कहलाएंगे क्या? तो फिर क्या सोचे, क्या करें? कौन सा कोण? क्या हम इसको कॉमन बोल सकते हैं? उभयनिष्ठ कोण। दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण जो है वो कॉमन है। चेक करो ना बाबू, दिमाग को थोड़ा दौड़ाया करो यार, थोड़ा यूज करोगे तब ना बिक्री होगा, महंगा दिमाग। देख ही नहीं रहे, थोड़ा सा गौर ही नहीं करे। देखो ना, जब हम त्रिभुज ओ सी, उत्तल दर्पण में बाबू, उत्तल दर्पण में जब हम ओ सी क्यू का नाम लेते हैं और जब हम ओ डैश सी क्यू डैश का नाम लेते हैं, तो दोनों ही स्थिति में सिर्फ इसी कोण का नाम आता है, आता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। समझ में आ रहा है बात? अब एक कोण बराबर मिलने गया दोनों में। देखो, यहां से ये दोनों कोण बराबर हो गए बाबू, यहां से ये कोण उभयनिष्ठ निकल गया दोनों में, ये और ये उभयनिष्ठ हो गया। एक काम खत्म। अब दूसरा काम, ये वाला काम कैसे खत्म हुआ समझ में आया? हम अभी क्या करने जा रहे हैं? समरूप साबित कर रहे हैं। त्रिभुज को समरूप करने के लिए गए हुए हैं, सही है ना। ये वाला जो केस इधर चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है? अवतल दर्पण, है ना बाबू। अच्छा, ये वाला काम किधर का चल रहा है? उत्तल दर्पण। दिमाग अगर है ना तो एकदम हम सिमिलर लेके चलेंगे। ट्रायंगल ओ क्यू सी एवं ट्रायंगल ओ डैश क्यू सी डैश में, यही है ना। इसमें शीर्ष अभिमुख से निकल कर आया एक कोण आपस में बराबर, और इसमें उभयनिष्ठ के नियम से एक कोण बराबर निकल कर आ गया। तकलीफ? आगे बढ़ सकते हैं। अब एक कोण और देखो यहां पर। तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ओ क्यू सी है। त्रिभुज मेरा कौन है? ओ क्यू सी। किसमें बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण में। तो ओ क्यू सी बाबू, ओ क्यू सी में ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? वस्तु हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत ही तो रखी जाती है, तो एंगल ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अब दूसरा वाला देखो, ओ डैश क्यू डैश, क्यू डैश कैसे हो गया? अच्छा हाँ, ओ डैश क्यू डैश सी। यहां पर देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। बात खत्म। दो कोण बराबर निकल गए ना। यानी हम देखो यहां क्या लिख रहे हैं? एंगल क्यू ओ सी। देखा क्यू ओ सी कहां होगा? क्यू ओ सी जो बीच में आता है ओ, ये बिल्कुल बराबर होगा एंगल कौन सा? क्यू डैश ओ डैश सी। क्यू डैश ओ डैश सी क्या है? ये समकोण है, 90 डिग्री समकोण है। अब इस तरफ देखो भाई, इधर भी तो हमको समकोण ढूंढ लेते हैं। कैसे? देखो, क्यू ओ सी यानी क्यू ओ सी और दूसरा क्यू डैश ओ डैश सी, यानी ये वाला और ये वाला, यही दोनों त्रिभुज चल रहे हैं बाबू। त्रिभुज ध्यान देखो क्या होता है ना, कई बार अरे यार इतना बड़ा है, नहीं उसको अलग कर दिया हम। जिन त्रिभुजों में हमको चलना था, अवतल वाले को भी बाहर कर दिया, उत्तल वाले को भी बाहर कर दिया। हम साफ देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या किया बाबू कि सी को हम बाहर निकाला, ये दोनों बराबर हो गए। क्यों? कैसे बराबर हो गए? अवतल में शीर्ष अभिमुख कोण से, हाँ सम्मुख कोण से, और यहां पर क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण से। दूसरा चीज यहां पर ये 90 डिग्री बनाया तो इसमें भी 90 बना, तो 90-90 दोनों को बराबर कर दिया समकोण से। ठीक इसी प्रकार से यहां भी क्यू ओ सी यानी ये वाला और क्यू डैश ओ डैश सी यानी ये वाला, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। कहां से? समकोण से। तो यहां भी लिख देंगे एंगल क्यू ओ सी बराबर एंगल क्यू डैश ओ डैश सी बराबर हो गए किससे? समकोण से। अभी हम थोड़ा देर पहले बताया कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। नहीं समझ में आया तुमको? अगर सी वाला 50 डिग्री का था, ठीक, तो मान लो कि ये वाला सी 50 डिग्री का रहा तो ये भी 50 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90,
तो यहाँ पे 90 और 50 कितना हो गया 140, तो ये कितना डिग्री का रहेगा 40, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 40 होगा, 90 50 40, समझ गए ना। तो हम यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, इसलिए त्रिभुज ओ क्यू सी समरूप हो गया त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश सी के, किस वजह से, एंगल समरूपता से। यहां भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख रहे हैं, त्रिभुज ओ क्यू सी समरूप हो गया त्रिभुज ओ डैश क्यू, अभी दिखा बाबू तुम लोग को, ओ क्यू सी समरूप ओ डैश क्यू डैश सी, कहां से बनाइए, एंगल समरूपता से। लीजिए त्रिभुज हो गए समरूप, और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तब क्या होगा, भुजाएं अनुपातिक होंगी। अब हम भुजा को अनुपात में ले आएंगे दोनों में। अब कौन सी भुजा, ध्यान समझोगे, जब भुजा को हमको अनुपात में लाना है तो कर्ण को नहीं लाएंगे, सिर्फ लंब और आधार को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो लंब देखो, पहले इस त्रिभुज का नाम लिए थे ना अवतल में, इसका लंब कौन है, ओ क्यू बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब कौन है, ओ डैश क्यू डैश बराबर पहले वाले का आधार कौन है बाबू, ओ सी बटे दूसरे वाले का आधार कौन है बाबू, ओ डैश सी। इक्वेशन नंबर 1 अवतल में हो गया, काम खत्म। अब क्योंकि उत्तल में भी तो हम साबित किए हैं, उत्तल के पास चलते हैं, यहां भी वही चीज करेंगे, कर्ण को नहीं लेना है, लंब ओ क्यू बटे इसका लंब ओ डैश क्यू डैश बराबर इसका आधार ओ सी, इसका आधार, इक्वेशन नंबर 1। इसका अलग अलग ना दोनों, ये 2 क्वेश्चन बन रहा है एक बार में, हम बस दोनों को साथ इसलिए लेकर चल रहे हैं ना कि हमको थोड़ा आसान होगा, अलग अलग चीज नहीं, एक ही चीज में 2 बार पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम सामने में लेके चल रहे हैं कि दोनों को तुम देखो अपने से, खुद से, एक काम खत्म हो गया। अब एक इक्वेशन है, इसका मतलब हमको एक इक्वेशन और तैयार करना है, तो फिर से दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा क्या इसमें कोई और त्रिभुज तैयार हो रहा है कि नहीं। तो हाँ, अवतल में देखते हैं पहले, है ना। और वही जैसे अभी सी से संबंध था ना, ऐसे ही संबंध वाला सोचना है। देखो यहाँ पे ओ क्यू पी दिख रहा है त्रिभुज ओ क्यू पी, ध्यान से देखो, गौर देखो, ओ क्यू पी दिख गया, ओ क्यू पी, और उसी की तरह नीचे आ जाओ, ओ डैश क्यू डैश पी दिख रहा है, निकाल दे बाहर, देखिए निकाल रहा है, कौन सा बोला, ओ क्यू पी, और दूसरा वाला यहां है बाबू, देखो ऐसे ही है ना, ओ डैश क्यू डैश पी। मुश्किल, अब देखो ध्यान से कि क्या हो रहा है बाबू, इधर देखो, हम पहले लिखते हैं यहां त्रिभुज का नाम अवतल के लिए, है ना। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ओ क्यू पी एवं त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश पी में फिर से समरूप साबित करना है। कैसे साबित होगा सर, देखिए दोनों 90 है ना सर, हम बोलेंगे हाँ है, दिख रहा है। और दूसरा चीज, दोनों में पी है, उभयनिष्ठ हो गया, नहीं होगा, एक तो ऊपर है कि नीचे है, लेकिन हाँ एक चीज है, परावर्तन के नियम से, दिख रहा है कुछ नहीं, यहां पर वाला पी जो है वो आई है, देखो ऊपर वाला, और नीचे वाला पी जो है वो आर है, तो परावर्तन के नियम से हम ये कह सकते, देखो यहां पे हम लिख रहे हैं, बिल्कुल देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ डैश क्यू डैश किससे, ये समकोण है, दिखा, एंगल पी ओ क्यू आता है, कोण पढ़ने आता है, पढ़ पाते हैं कोण, ठीक, कोण पी ओ क्यू जब हम बोला तो कोण पी ओ क्यू का मतलब ये वाला कोण, और जब हम कोण पी ओ डैश क्यू डैश बोला, तो ये वाला कोण, और ये दोनों कोण किसको बता रहा है, 90 डिग्री को, तो दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो एक कोण तो निकल गया बराबर, लेकिन बराबर किससे हुए, समकोण से हुए। अब दूसरा वाला फिर इसमें देखना होगा, पहला नाम किसका है, इसी का, इसलिए पहले इसमें देखना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कोण क्यू पी ओ, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या है, आई। दूसरा वाला देखेंगे कोण क्यू डैश पी ओ डैश, वो देखो नीचे, क्यू डैश पी ओ डैश क्या है वो, आर, ये तो आर हो गया, तो दोनों बराबर होंगे क्या आपस में,
क्यों होंगे? परावर्तन के नियम से आई और आर बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख देंगे तथा एंगल कौन सा है भाई? QOP, पहले तो QPO, सॉरी QPO बराबर एंगल Q डैश PO डैश, कहां से? परावर्तन के नियम से। कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, किसी किसी को लग रहा है हाँ ये तो हम समझ रहे हैं, एकदम सही तो है। फिर से देखो, आ गया देखो कौन बराबर। अब वहां देखो, उसमें चलते हैं, इसमें भी तो ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ कहां पर है, P से संबंध जोड़ा गया है, यहां भी हम P से संबंध जोड़ेंगे। पहला वाला को किससे संबंध जोड़ा था? C से, अभी वाला को P से। तो P से जब जोड़ेंगे तो त्रिभुज का नाम देखो कहां है, देखो त्रिभुज OQP, अभी लिखा था यहां ना, OQP O डैश Q डैश P बनेगा। OQP कहां? यहां बना रहे बाबू, ठीक है, OQP दिख रहा है बाबू? अच्छा, और दूसरा है O डैश Q डैश P, यहां है O डैश Q डैश P, यानी ऐसा है O डैश Q डैश P। देखो तो दिखा? ये मेरे से कहां, कौन सा था? दिखा ये चीज? अब फिर से हम इन दोनों को भी साबित करेंगे कि दोनों आपस में कोण में बराबर। अब लेकिन दूसरा देखो, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहां पर कैसे बराबर आएगा। देखो यहाँ पे पहला वाला है, ये वाला बना फोटो बाबू, तो इस एक तो पता चल गया कि ये O जो है या O डैश है, ये तो 90 डिग्री हो गया। दूसरा वाला कोण देखो, यहाँ पे ये Q है, ये Q डैश है, बराबर नहीं। अब यहाँ पे P बोल रहा है, ये वाला OPQ, ये वाला कोण I, और दूसरा वाला है O डैश Q डैश P, ये वाला कोण कितना होगा? ये कौन बताएगा? देखो ना, आई, ये बोल रही है आई होगा। ये वाला एंगल जो है ये देखो ना बराबर, शीर्ष अभिमुख कौन से, मतलब ये वाला लाइन ऐसे, ये वाला लाइन ऐसे, कौन सा लाइन से, किससे काट रहे हो? ये दोनों से। देखो ये वाला आई नहीं बाबू, आर, आर बोली, अच्छा ये आई बोली, समझ में आ रहा है? शीर्ष अभिमुख समझते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो ऊपर में आया था। तो तुम देखो बाबू, ये वाला लाइन एक और एक ये वाला लाइन, दोनों कट गया, ये आर होगा, तो ये वाला एंगल भी किससे होगा? आर होगा। समझ गए? तो ये एंगल कौन है, इसको पढ़ो फोटो, ये वाला, ये क्या निकल कर आ गया? आर। यहां पर वाला पी क्या है? ये वाला आई, ये वाला आई। तो परावर्तन के नियम से ये भी आपस में क्या हो गए? बराबर। नहीं, फोटो नहीं दिख रहा है, किसी किसी को मिटा रहे, हम इसको फोटो को ठीक कर रहे हैं ना, थोड़ा साफ से कर रहे हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा दिखे आराम से। देखो ये तो प्रधान अक्ष था बाबू, ये तो जाकर के सी में मिल रहा है, ये वाला जाकर के ऐसे काट दिया और यहां पर बन गया वस्तु, सॉरी प्रतिबिंब। यही है ना केस? अगर ये आई है, जैसा कि हम बताया था कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, उसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। ये आर इसलिए हुआ क्योंकि ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो बाबू इस वाले लाइन को देखो तुम, ये लाइन ऐसे गया और ये वाला लाइन ऐसे गया, तो इसका मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्ष अभिमुख होगा ना। तो अगर ये आर है तो जाहिर सी बात है कि ये भी आर होगा। सही हो गया बात यहां तक? अब हम उन्हीं दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। कौन से त्रिभुज में? अब देखो P से रिलेशन है, तो OQP, जैसा कि हम यहां पे लिखा था OQP एवं ट्रायंगल O डैश Q डैश P। और से नाम नहीं लिखते, कभी OQP कभी PQ नहीं। अगर हम O से चले हैं तो OQP, तो उसी हिसाब से चलना है, O डैश Q डैश P। और से नहीं किया जाता है, आराम आराम से नाम भी लिखते हैं, नाम भी लिखेंगे तरीका से। अगर हम OQ लिख रहे हैं पहले, तो इधर O डैश Q डैश लिखेंगे पहले, ठीक है? अच्छा, अब दोनों में चलेंगे तो फिर वही दो कोण साबित करना है। तो पहला वाला यही फोटो बनाया था ना इसका, ये 90 डिग्री वाला दे सकते हैं, हम लिखेंगे एंगल QOP बराबर एंगल Q डैश O डैश P, कहां से? समकोण है। ठीक हो गया? दूसरा बात, अब दूसरा वाला कौन सा? वही परावर्तन के नियम से। कौन सा? कोण QPO बराबर कोण Q डैश PO डैश, कहां से? सॉरी नहीं ना, शीर्षाभिमुख कौन सा? आई और आर, सही बात है, परावर्तन के नियम से ठीक तो बोल रही है लड़की। आर ना हुआ वो तो शीर्षाभिमुख कौन से? ये और ये बराबर आया ना,
हम तो बस त्रिभुज को साबित कर रहे हैं, हमको तो कोण से मतलब है ना। ये वाला कोण आई निकला तो ये वाला कोण आर निकला, हो गया। फिर से समरूप हो गए, कौन सा? त्रिभुज ओ क्यू पी समरूप इसके त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश पी, जैसा कि हम यहां लिखा है। इसलिए त्रिभुज ओ क्यू पी समरूप हो गए त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश पी। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजा अनुपातिक हो जाती है। अब भुजा फिर से अनुपात में लेना, कर्ण को नहीं लेंगे, लंब और आधार। चलिए ओ क्यू पी है ना, ये वाला था ना, इसके लिए लंब कौन है? ओ क्यू। ओ क्यू बटे में कौन जाएगा? दूसरा वाला ओ डैश क्यू डैश बराबर। अब उधर चलिए दूसरा वाला आधार लीजिए, कौन है? ओपी। छोटे वाले में आधार कौन होगा? ओ डैश पी, यहां लिखेंगे ओपी। और दूसरे वाले में कौन हो जाएगा? ओ डैश पी। समीकरण नंबर, उधर चले उनमें देखिए, इसमें भी पहले लंब कौन होगा? ओ क्यू, उसका लंब कौन हो जाएगा? इसका आधार कौन हो जाएगा? उसका आधार कौन हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। बहुत भारी हो रहा है। नियम क्या है, कैसे करना है? बनाने के लिए क्या करना है? पहले तो फोटो बना लेना है, हाँ। उसके बाद उस कैसे क्या एंगल का नाम लिखेंगे। नियम यह है कि सबसे पहले तो आपको त्रिभुज तलाशना है, और त्रिभुज तलाशने के लिए भी ट्रिक है। पहले सी से संबंध वाले को ढूंढ लो और पी से संबंध वाले को ढूंढ लो। सी से संबंध को देखिएगा बाबू तो आपको त्रिभुज आराम से दिख जाएगा। पी से संबंध देखिएगा बाबू तो आपको आराम से त्रिभुज दिख जाएगा, अगर देखने आता है तो। नीचे भी आपको दिख जाएगा। सी से संबंध देखेंगे तो ओ क्यू सी और ओ डैश क्यू डैश सी, और पी से संबंध देखेंगे तो ओ क्यू पी ओ डैश क्यू डैश पी। सही बोल रहे हैं क्या? बस ऐसे करके त्रिभुज ढूंढ लेंगे। ये मेरा पहला जरूरी काम है, त्रिभुज को ढूंढना। अगर त्रिभुज नहीं मिलेगा तो कोण को समरूपता कैसे लाओगे फिर बैठ करके, है ना। त्रिभुज ढूंढने के बाद अब हम समरूपता वाले कसौटी पर आएंगे। समरूपता के लिए बहुत आसान सा काम है बाबू, एगो 90 डिग्री, एगो परावर्तन के नियम से। एगो 90 डिग्री कॉमन है तो कॉमन है, तो 90 डिग्री वगैरह ढूंढते कब है? जब 90 डिग्री की पहचान हमको मालूम हो तब ना। परावर्तन, अपवर्तन, सॉरी आपतन, ये सब कोण मालूम होगा तब ना। तो पता कैसे चला? जो आ रहा है आपतित किरण, जो जा रहा है परावर्तित किरण, बीच में जो खींचा वो अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा आपतन कोण होगा। समझ में आ रहा है बात? फिर उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा वो, बस बस और ये है कुंजी। दो को कोण हो गया बराबर। नहीं तुम देखो ना, घर पे जाकर अगर कॉन्सेप्ट ऐसे साफ रखोगे ना, हम लोगों को ना बड़ा डिस्टर्ब होता था इसको याद रखने में। अभी हमको समझ में आता है कि अच्छा ठीक तो था, कितना आसान चीज। टीचर लोग जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, ये तो आसान ही है ना। अब गौर से इसको देखिए, है ये है क्या? इसमें कोण समरूप करके लंब और आधार का अनुपात निकालना। हाँ, अनुपात निकालने में अब आपको लंबे नहीं पता चलता है, लंब किसे कहते हैं। आधार कौन है पता चला, यही तो आधार लग रहे ले है तो लग तो रहे ले तो भी कर दो भी, है ना। हाँ करते रहो, कर्ण को आधार बना के अपना। और हम क्या कर सकते हैं उसमें, उसे थोड़ी हम सिखाएंगे। लंब समझ में आ रहा है? बदन हाथ में दर्द है बाबू, गन्ना की मशीन में चले जाओ एकदम, ऐसे घुमाएगा एकदम पूरा बदन एकदम दर्द जो है एकदम निकल जाएगा। ठीक, मेरी बात है कि लेक्चर जो ले रहे हो लगातार उसी से थक गए होगे, उसी से। हाँ हम तो बैठे हुए हैं आराम से, उसी लिए ऐसा हुआ। अब देखिए तो अवतल वाले में हम आते हैं, है ना। देखो बाबू अवतल में समीकरण 1 तथा 2 से, अवतल वाले में समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है क्या? क्या LHS बराबर है? तो RHS बराबर होंगे क्या? अगर 1 बराबर 2 है और 1 बराबर 3 है तो क्या 2 बराबर 3 होंगे? क्योंकि LHS इनके बराबर है आपस में। एक बहुत सा बच्चा ऐसा उल्लू ऐसे देख रहे हैं, 2 और 3 कहां बराबर होते हैं? मत हो बराबर। 2 और 3 मत हो बराबर, मैथ कर दिया ना बराबर। बोल रहा है कि 1 और 2 बराबर है, 1 और 3 बराबर है, तो LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा, तो 2 और 3 भी आपस में बराबर होंगे। तो करो ना बराबर। अगर इनके LHS आपस में बराबर हैं तो RHS भी आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से LHS आपस में बराबर है तो OC बटा O डैश C इज इक्वल OP बटा O डैश P। एक वैल्यू होने आई है,
क्या इनका भी एलएचएस आपस में बराबर है क्या? तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, एलएचएस बराबर हो गया तो आरएचएस बराबर होगा, तो ओसी बटा ओ डैश सी इज इक्वल ओपी बटा ओ। देखो तो ये दोनों में बराबर आया ना, आया ना। जो नया बस एक ही चीज तो हुआ है अलग, उभयनिष्ठ कहां गया ये, बस सिर्फ, बाकी तुम देख लो कहीं पर भी कुछ गड़बड़ अलग अलग हुआ है, कुछ भी कहीं नहीं, बन गया। अब तो बस चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है और रिजल्ट आपके हाथ में। चिन्ह परिपाटी पढ़े है ना, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अवतल दर्पण में बाईं ओर वाला जो भी चीज है सबका सब अवतल उत्तल जो भी हो, ध्रुव के बाईं ओर का सब चीज नेगेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण में अगर हम पढ़ रहे होंगे तो वस्तु दूरी u से सूचित की जाती है और u का मान नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। प्रतिबिंब अगर बाईं ओर बन रहा है तो नेगेटिव, दाईं ओर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। यही है ना, यही सब काम आप करेंगे और क्या। जगह ढूंढ रहे हैं और जगह हमको मिल गया, अवतल का तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, है ना, और फिर उत्तल का काम कर लेंगे मिटा उठा के फोटो। तो यहां तक क्लियर है? पहले चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऊपर में लिखते हैं, पहले लिखते हैं। फोटो बना लिए हैं, चिन्ह परिपाटी से एक काम लगता बच गया है, देखो तो ओसी बटे ओ डैश सी बराबर ओपी बटे ओ डैश पी। जरा देखें कौन चीज क्या है ना। अगर हम ओसी लिखते हैं बाबू तो ओसी क्या बता रहा है, अवतल का है ना, ये अवतल का है ओसी। देखो तो ओ क्या है, ओ क्या है, वस्तु, यहां वस्तु है ना ओ, और सी है लिखा हुआ, तो यहां से इसके बीच की दूरी क्या होगी, कभी नहीं बच, कौन बोला वक्रता क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, सी को हटा ना, हम ओसी बोल रहे हैं, ओसी। भाई हम चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं और चिन्ह परिपाटी में हमसे वो कह दिया है क्या, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो जब तक कि पी से, हर एक शब्द हर एक चीज का पी से संबंध होना चाहिए, तब जाकर के मेरा रिजल्ट बनेगा। तो अगर हमको ये दूरी निकालना है ओसी, हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी में यहां से यहां तक की दूरी घटा देंगे तो मिल जाएगा ओसी। यानी अगर हम ओसी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी। हाँ को नहीं समझ में आया होगा, हमको मालूम है ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी 40 किलोमीटर बाबू, यहां से यहां तक की दूरी 30 किलोमीटर। क्या ये दूरी निकाल सकते हो, पूरी दूरी में से यहां तक की दूरी घटाएंगे ना, तो वही तो किया है। देखो तो पूरी दूरी लिख दिया, पी से लेके ओ की दूरी, उसमें से पी से लेके सी की दूरी को क्या कर दिया, घटा दिया, तो ओ से सी के बीच की दूरी मिल गई। उसी प्रकार से अगर हमको ओ डैश सी निकालना है, कहां है ओ डैश सी, ओ डैश सी यानी सिर्फ ये दूरी, हम पी से लेकर के सी की दूरी में पी से लेकर के ओ डैश की दूरी को घटा देंगे, यानी पी सी माइनस पी ओ डैश। देखो तो हो सकता है ये चीज, सही काम हुआ ये। अब देखो कि दूरियां किसके बराबर आ गई हैं, दूरी किससे ले लिया गया है, ध्रुव से। देखो ना पी आ गया ना सब में, अब हमको निकाल सकते हैं, तो चिन्ह परिपाटी हम यहां नहीं लिखेंगे। अब देखो क्या बना, तो ओसी के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये था ना बाबू रिजल्ट अभी आया था हमको नीचे। अब हम इस ओसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी ओ माइनस पी सी बटे ओ डैश सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ओ डैश बराबर, इसको जैसे था पी ओ या ओपी, ये भी ओ डैश पी या पी ओ डैश जैसे था वैसे ही छोड़ दिया। यहां तक बात हो गया क्लियर। अब तुम देख सकते हो कि हर एक चीज पी से संबंध रख रहा है, पी यानी कि ध्रुव, और यह बहुत जरूरी था कि ध्रुव से संबंध जोड़ा जाए। क्यों, चिन्ह परिपाटी हमको यह सजेस्ट कर चुका है, पढ़े हैं अगर चिन्ह परिपाटी तो ठीक। अब रखना है वैल्यू सबका। देखिए पी ओ क्या बता रहा है, देखो पी है ध्रुव, ओ है वस्तु, यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं बाबू, यू से। पी ओ हो गया वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। दूसरा जरूरी बात क्या, कि अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखा हुआ है, बाईं ओर, तो ध्रुव के बाईं ओर जब होगा वैल्यू तो किसमें होगा, पीसी। पीसी बाबू, पी क्या है ध्रुव, सी क्या है वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो हम यहां लिखते हैं ये है
वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या है ना, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से। अब तुम देखो, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, तो ये भी तो ध्रुव के बाईं ओर हुआ, तो इसका वैल्यू भी माइनस में होगा, तो इसका रिजल्ट भी माइनस में। और कौन, पीसी तो लिख दिया, पीओ लिख दिया, पीओ तो लिख दिया, पीसी लिख दिया, हो गया, सब हो गया। अब वैल्यू को रखिए, पीओ, तो पीओ के जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस का यू, माइनस माइनस, पीसी, पीसी क्या है बाबू, माइनस का आर। गए जी, जाऊं जल्दी से, अर्जेंट बोला गया था। पीओ, पीओ के जगह पर हो गया माइनस का यू, माइनस पीसी, पीसी के जगह पर हो गया माइनस का आर, डिवाइडेड बाई, फिर पीसी, पीसी के जगह पर माइनस का आर, माइनस माइनस, पीओ डैश नहीं लिखा था, निकालना बाकी रह गया ना, पीओ डैश, ओ डैश क्या है बाबू, ओ डैश क्या है, प्रतिबिंब, ओ डैश प्रतिबिंब है, अब पी से यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, तो पी ओ डैश जो है वो है प्रतिबिंब दूरी, और इसको सूचित करते हैं स्मॉल वी से, स्मॉल वी से, और ये भी ध्रुव के बाईं ओर है, ये भी माइनस में, तो हम यहां पर रख रहे हैं माइनस, तो माइनस पी ओ डैश के जगह पर माइनस का वी, स्मॉल वी है ना, इज इक्वल पीओ, पीओ का वैल्यू माइनस का यू अपॉन पीओ डैश का वैल्यू माइनस का वी। अगर इतना रखने में आप कामयाब हो सके तो अच्छी बात है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, रिजल्ट देखो क्या बनेगा, माइनस का यू, माइनस माइनस, प्लस का आर डिवाइडेड बाई माइनस का आर और माइनस माइनस प्लस का वी इज इक्वल यू अपॉन वी। उसके बाद होता है तिरछा गुना, अगर आता हो तो, v से गुना करेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का यू वी, फिर v से गुना करेंगे r को, प्लस का वी आर इज इक्वल, इक्वल, अब इस u को गुना करेंगे इससे, माइनस का यू आर, और फिर इस u को v से करेंगे, प्लस का यू वी। हो गया तक बात। अब दूसरा चीज बाबू, जो चीज हमको ये वैल्यू रखना है ना, माइनस प्लस आता है ना, हो गया, इसके बाद जो रिजल्ट हमको चाहिए वो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव है, तुम देखो एक भी माइनस है क्या, नहीं ना, तो बस मेरे पास जो भी माइनस उसको तुम प्लस करो, ये माइनस है, प्लस कैसे होगा, इधर चला जाएगा, ये माइनस है, प्लस कैसे होगा, इधर आ जाएगा, हो जाएगा ना प्लस, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। यू आर को इधर ले आइए, ये हो गया यू आर प्लस में, और वी आर तो पहले से रखा हुआ है, इधर यू वी पहले से है, और ये वाला यू भी उधर आ जाएगा, तो प्लस का यू वी, ठीक है बात। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया यू आर, ये हो गया वी आर, और यहां हो गया 2uv, तकलीफ। इसके बाद दोनों ओर u v r से भाग देने पर, दोनों ओर, मैथ में हम ऐसा काम कर सकते हैं, जब एलएचएस में भी और आरएचएस में भी बराबर संख्याओं से गुना करना, बराबर संख्याओं से भाग करना, ये किया जा सकता है, मैथ एक में नहीं कर सकते, बैलेंस में लेकर काम कर सकते हैं, तो वही काम हम कर दिया। इधर हो गया यू आर, उसको भाग लगा दिया यू वी आर से, प्लस यहां है वी आर, इसको भी भाग लगा दिया यू वी आर से, है ना, और इधर है 2uv, इसको भी भाग लगा दिया यू वी आर से, यू आर यू एंड आर कैंसिल, वी आर कैंसिल, यू वी कैंसिल हुआ। अब मेरे पास देखो रिजल्ट क्या है, यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r, एक तो ये आ गया, कई बार ये भी सिद्ध करने के लिए दे देता है। इसके बाद हम एक चीज और कल या परसों सिद्ध करेंगे, वो है r जो होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या है वो स्मॉल f से क्या होता है, फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, 2f होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि हम इसको लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 2 इस कैपिटल R के बिहाफ में हम 2f लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और दिस इज द रिजल्ट, यही वो परिणाम।
समझे? देख करके तो सच में लग रहा है कि बहुत भारी है ना? लेकिन अगर आप दिमाग में इसको सही से अरेंज कर लेंगे ना, ढेर सारा किताब फैला पड़ा है, उसको ढंग से अरेंज कर लोगे तो कुछ है नहीं ये। अगर देखा जाए तो दूरियां निकाला गया है, कितने लोगों को तो यही समझ में नहीं, बाप रे बाप ऊंची किस नाम घट गए, क्या हो ले, कौन किसमें घटा नहीं हुआ है। आपको सारी दूरियां ध्रुव से मापनी है, तो ध्रुव से संबंध आपको जोड़ना होगा। ध्रुव से संबंध जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा, वहां पर वैल्यू को ध्रुव से शामिल करना पड़ा, दूरी को घटाना पड़ा। इतना सा सफर निकालना, ये कितनी दूरी होगी, हम बोला यहां से यहां तक की दूरी में से यहां तक की दूरी घटा दो। यहां से यहां ये वाली दूरी कितनी होगी, हम बोला यहां से यहां की दूरी में यहां से यहां घटा दो। ध्रुव से हर बार रिलेशन जोड़ा, और जब ध्रुव से रिलेशन जोड़ते हैं तब रिजल्ट ये मिलता है। उसके बाद चिन्ह परिपाटी में जाते हैं, नहीं लिखा यहाँ पे लिख देना चाहिए था हमको, यहां लिख रहे हैं हम चिन्ह परिपाटी से। चलिए बाबू अब यहां से कंटिन्यू करिए। पहले कैसे बनेगा, यहां से ना ऐसे जाएंगे, उसके बाद इधर वाला चलो हो गया बाबू यहां तक, ठीक। अब इसको नोट नहीं, इसको कल करेंगे नोट, है ना। अब कल फिर से हम एक बार अवतल का इंट्रो दे देंगे और उत्तल में आएंगे। अब देखो ये वाला चीज तो मेरा भी समझा हुआ है ना, कल जब दोबारा से बताएंगे तो बड़ा आसान लगेगा, आप इसको तैयारी करके लाइएगा। समझ गए ना। अवतल दर्पण में जो हम आपको अभी बताया है 1/v प्लस, अच्छा ये आगे पीछे भी हो सकता है, 1/u प्लस 1/v भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह पर 1/f के जगह पर 2/r लिख देता है, ऐसा इसको दे देगा सिद्ध करने के लिए। तो आपको वो सब तैयारी करके रखना है, ठीक है ना। कल उत्तल में देखेंगे, आप कल इसका तैयारी करके लाइएगा।